जरूर तकलीफ होता है उन दोनों के हालात को देखकर। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड एक बार फिर सुर्खियों में है। जी हां, 20 साल के झारखंड में पहली बार झारखंड विधानसभा और चुनाव आयोग आमने सामने है। चुनाव आयोग और विधानसभा के बीच ये नूराकस्ती झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के अस्तित्व को लेकर है। झारखंड विधानसभा बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का मानने को तैयार नहीं है। इधर चुनाव आयोग ने बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का वोटर मान लिया है और मुहर भी लगा दी है। झारखंड विधानसभा के अनुसार जेवीएम का विलय हुआ ही नहीं है, यानी कि बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की अभी भी जेवीएम के हैं। इधर चुनाव आयोग के अनुसार बाबूलाल मरांडी बीजेपी के, तो प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को चुनाव आयोग कांग्रेस का मानने को तैयार नहीं है। यानी कि ये पेच पूरी तरह से उलझ गया है। हालांकि वोट का अधिकार अपना अपना है कि कौन किसे वोट करती है। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी हो गए हैं, यानी कि जब चुनाव आयोग ने उन पर मुहर लगा दी है तो वो बीजेपी के ही माने जाएंगे। हालांकि विधानसभा स्पीकर ये मानने को तैयार नहीं है। इधर झारखंड में जो 2 सीटें खाली हुई हैं, इसको लेकर सत्ता पक्ष यानी कि यूपीए ने अपने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। दिशोम गुरु शिबू सोरेन और कांग्रेस से शहजादा अनवर, ये 2 लोगों को मैदान में उतारा है। इधर एनडीए से दीपक प्रकाश मैदान में है, यानी कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश के जीत की राह आसान नजर आ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जेएमएम 29, कांग्रेस 17, आरजेडी 1, माले 1, एनसीपी 1, यानी कि यूपीए के पास कुल 49 वोट है। तो इसमें भी आप आंकड़ों के तहत ये मानिए कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जीत के काफी पास, वहीं शहजादा अनवर काफी पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी के पास 26, आजसू ने समर्थन का वादा कर दिया है तो 2 उसके यानी कि 28, और एक निर्दलीय विधायक अमित यादव, जिनका ये माना जा रहा है कि वो पूरी तरह से बीजेपी को ही समर्थन देंगे क्योंकि वो पहले बीजेपी में थे। तो जीत के लिए 29 सीटें ही चाहिए। ऐसे में 29 का आंकड़ा बीजेपी के पास आ रहा है, तो ऐसे में दीपक प्रकाश की भी जीत तय मानी जा रही है। तो यानी कि राज्यसभा की जो 2 सीटें खाली हुई हैं उस पे यूपीए का 1 और एनडीए का 1 कब्जा होगा, यानी कि एक यूपीए तो एक एनडीए के उम्मीदवार राज्यसभा पर कब्जा करेंगे। बहरहाल जीत तो तय मानी जा रही है, उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से बाबूलाल मरांडी को कटघरे में खड़ा किया गया है, बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता तो चुन लिया गया, लेकिन अभी तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया गया है। तमाम जो पार्टी की फहरिस्त थी वो पूरी कर ली गई। पार्टी के कद्दावर नेता आए, जब बीजेपी में शामिल कराया गया बाबूलाल मरांडी को, अमित शाह खुद मौजूद थे। लेकिन इसके बावजूद भी झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी इतने हठी हैं कि वो किसी भी कीमत पर इस विलय को मानने को तैयार नहीं है। बहरहाल ये देखना होगा कि बीजेपी को कब तक अपने नेता प्रतिपक्ष और बाबूलाल को अपने गद्दी का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वो जो तमाम समीकरण बना है और जो चुनाव आयोग और बीजेपी, चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा जो आमने सामने है, जो सवाल खड़े हो गए हैं बाबूलाल को लेकर, उनके अस्तित्व को लेकर, इन तमाम सवालों के जवाब भी हम बाबूलाल मरांडी से ही जानेंगे। खुद बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंच गए हैं और ये तमाम सवालों के जवाब उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे।
आज जरूर तकलीफ होता है उन दोनों के हालात को देख कर। इस झारखंड में पहली बार झारखंड विधानसभा और चुनाव आयोग आमने सामने है और उसकी वजह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं। बीजेपी का चुनाव आयोग ने तो मान लिया है कि बाबूलाल जी बीजेपी के हैं, यानी कि बाबूलाल को बीजेपी का वोटर मान के चुनाव आयोग ने मुहर लगा दी है, लेकिन विधानसभा मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ खुद बाबूलाल मरांडी जी हैं। बाबूलाल जी, जो 20 साल का राजनीतिक सफ़र हमने देखा, पहले मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 20 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा और चुनाव आयोग आमने सामने, उसकी वजह सिर्फ आप हैं। आपको विधानसभा के अंदर ही नहीं माना जा रहा बीजेपी का, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि विधानसभा क्या कर रही है नहीं कर रही है उस पर हमको कुछ भी नहीं कहना है। हमने विधानसभा में भी हमने कर चुके हैं। हम इतना ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर झारखंड विकास मोर्चा ने विधिवत रूप से विलय किया और उस विलय की सूचना हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को विधिवत दिया और इलेक्शन कमीशन ने उसकी मान्यता भी दी और उसके बाद फिर कुछ बचता नहीं है। फिर भारतीय जनता पार्टी में जब पार्टी का विलय हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधायक दल का नेता हमें सर्वसम्मति से चुना। मेरे लिए इतना ही इनफ था। आपने कहा कि आपको विधायक दल का नेता चुना गया सर्वसम्मति से, आपको सारी सुविधाएं भी मिल रही है, आप पार्टी का सारा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन एक नेता प्रतिपक्ष का जो होता है वो आप नहीं बन पा रहे या उस पर मुहर नहीं लग रही, तो क्या इसका मलाल नहीं है आपको? नहीं, हमको काहे मलाल होगे, वो तो वो समझेंगे, जनता को उनको जवाब देनी होगी। हमको काहे को इसमें मलाल है? जनता ने हमें विधायक चुना और भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा की विलय हो गई। इलेक्शन कमीशन ने उस पर स्वीकृति, उस पर मुहर लगा दी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायकों ने सर्वसम्मत से हमें विधायक दल के नेता चुना, तो हमारे लिए तो यही पर्याप्त है। और मैं इतने ही, मेरे पास पार्टी ने जो हमें सम्मान दिया है, हम इस सम्मान की रक्षा करेंगे। बाकी अब विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, मुख्यमंत्री क्या करते हैं, ये उन लोगों का मामला है, हमारा ये विषय नहीं है। आपके पुराने सहयोगी रहे हैं प्रदीप यादव और बंधु तिर्की, जिनका आपके साथ राजनीतिक रिश्ता के साथ साथ व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और आज उनके कारण असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करें? नहीं, मैं तो कभी भी अगर शिकायत दर्ज करना होता तो हम दर्ज करते हैं। इसलिए हमारी ओर से हमने बार बार कहा कि भाई उन दोनों को जब हमने दल से निकाल दिया, पार्टी ने निकाल दिया उस समय, तो हम लोग बिल्कुल अलग हो गए हैं। फिर उनके बारे में हम क्या सोचेंगे। लेकिन हाँ, आज ज़रूर तकलीफ़ होता है उन दोनों के हालात को देख करके। जब कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है उस पार्टी की, और पिछले 4 महीनों से अगर एक छोटा सा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नहीं ले पाए, अरे कुछ तो निर्णय लेते ना, ये लोग नहीं करवा पाए। आज तो उन लोगों की हालत ऐसी है कि आप विधानसभा अध्यक्ष से लोग लड़ भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं। आप जानते हैं ना, दोनों ही लड़ाकू विधायक है, लेकिन आज उन दोनों की हालत क्या बनी हुई है, हमको इस देख करके बड़ी अफसोस होता है कि इतना जो कानून के जानकार है, लड़ने वाले विधायक है, जनता के लिए भी संघर्ष करने वाला, लेकिन आज ऐसा जाकर के वहाँ फंसे हैं कि अब बोल भी ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है ऐसा में। तो मुझे इस बात की जरूर मन में एक मलाल होता है कि भाई बंधु तिर्की संघर्ष करने वाला, प्रदीप यादव संघर्ष करने वाला, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ भाई अब 6 महीना होने को चला है, अगर ये लोगों ने इस निर्णय को भी नहीं निर्णय करवा पाए, अरे यही निर्णय करवा देते कि उन लोगों को विलय करा देता, हमारे ही सदस्यता खत्म करवा देता, यही निर्णय करवा देता। लेकिन जिस ढंग से उन लोगों को लटका के रखे हुए हैं, अब ना वो लोग बोल पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो अब देख करके थोड़ा दया भी आती है कि भाई इतने बहादुर लोग और इस ढंग से अगर उन लोगों के साथ बर्ताव कर रही है
कांग्रेस पार्टी या जेएमएम या विधानसभा अध्यक्ष, तो ये अफसोसजनक है। ये आप जिस तरह से उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या आपने कभी कोशिश नहीं की कि कांग्रेस और जेएमएम जो उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं उन्हें बीजेपी में लाया जाए, क्योंकि आपने उनके राजनीतिक सफर को देखा, उनके संघर्ष को देखा? नहीं, जब शुरू में जो भी, अब तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। बाकी हाँ, जब अगर आने की कोई इच्छा व्यक्त करेंगे तो हम जरूर स्वागत करेंगे दोनों की। आज जो विपक्ष की भूमिका है वो शून्य है। लोगों को लगा था कि एक सशक्त विपक्ष हमें सदन में देखने को मिलेगा, लेकिन आज जो है कहीं ना कहीं वो शून्य नज़र आ रहा है लोगों को। तो क्या इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपका नेता प्रतिपक्ष बनना या ना बनना, इसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं, उससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग तो लगातार विधानसभा में भी हमारे पार्टी के विधायकों ने जम करके सारे विषय उठाए, हम लोगों ने लड़ाई भी लड़े। और उसके बाद तो लॉकडाउन ही हुआ। लॉकडाउन में पार्टी ने जो काम किया है अपोजिशन में रह करके, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इस समय हम लोग जो काम कर सकते हैं वो सारे काम हम लोग कर रहे हैं। लोगों की सेवा करना, ज़रूरतमंद लोगों को अनाज पहुंचाना, भोजन उपलब्ध कराना, पीएम केयर फंड में झारखंड से प्रयास करके सहयोग भी भेजना, तो ये कई काम जो पार्टी की ओर से, और इस वक्त कार्यकर्ताओं से भी संपर्क करने की हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं और काम चल रहा है वो भी तेज़ी से। वर्चुअल रैली हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वर्करों से भी संपर्क हो रहा है। जो हो सकता है आज के तारीख में वो सारे काम हो रहे हैं। सरकार को भी रोज़ सुझाव देना होता है तो रोज़ पत्र के माध्यम से सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, और उससे सरकार परेशान है, देख रहे होंगे अखबारों में रोज़। इस अगर कोरोना त्रासदी की बात करें, हेमंत सरकार का जो कार्यकाल रहा उसके चारों तरफ तारीफ हो रही है। जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए थे उनको यहाँ लाया गया, प्लेन से भी लाया गया, तो उसको लेकर चारों तरफ वाहवाही हो रही है। उस पर क्या कहेंगे आप सरकार के कार्यकाल? देखिए, मैं तो कहूँगा कि प्लेन से कितने लोगों को लाया गया, लेह और लद्दाख से, और कहाँ कहते हैं ये अंडमान निकोबार से, वो भी बहुत कम सीमित संख्या में थे। बाकी जो मजदूर है वो तो बेचारा पैदलों चल करके चला है, साइकिल से लोग चले हैं, मोटरसाइकिल से चले हैं, ट्रक में बैठ करके लोग चले हैं। और भारत सरकार ने जो ट्रेनें चलाई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो चलाई, तो मजदूर फिर उससे आए। जो सरकार के जिम्मे जो काम था कि भाई लोगों की ठीक से क्वारंटाइन करना, क्वारंटाइन सेंटर में उनको भोजन पानी ठीक से उपलब्ध कराना, तो उसमें तो सरकार बिल्कुल फेल रही। जांच में जितनी गति लानी चाहिए थे उस समय से, तो वो नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इस समय उनको जितना काम करना चाहिए तो उन्होंने किया नहीं। आज भी सिर्फ वो भाषण दे रहे हैं, और उससे अधिक तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है उनके। अगर हम इस लॉकडाउन की बात करें, आपको नहीं लगता कि लॉकडाउन का जो निर्णय लिया गया था वो जल्दबाजी में या हड़बड़ी में लिया गया निर्णय था? इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा जो हमारे प्रवासी मजदूर थे उनको भुगतना पड़ा। देखिए, मैं ये कहूँगा कि देश ही नहीं पूरी दुनिया को लोगों को भुगतना पड़ा है। जो जिस स्थिति में है, तो मजदूर स्वाभाविक रूप से, जो कि सबसे गरीब है, दूर दूर दराज में जा कर के काम करते, तो उनको थोड़ा अधिक भुगतना पड़ा, और उस बात के तकलीफ है सबों को। लेकिन लॉकडाउन जल्दी हुआ कि विलम्ब हुआ, इसकी कोई सटीक परिभाषा नहीं कर सकती है। और हमारे जैसा अगर व्यक्ति कहे तो मैं यही कहूँगा कि अच्छा निर्णय था। अगर उस वक्त लॉकडाउन नहीं किया जाता तुरंत, तो बहुत कुछ सरकार तैयारी नहीं हो पाती, और फिर ये जो बीमारी था सब जगह स्प्रेड कर जाता, और फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता। क्योंकि पहले से तो बीमारी बता के नहीं आया था कि चलो हम 2019 में आने वाले हैं, आप सब लोग इसको तैयार करके रखिए। तो जितना दिन लॉकडाउन रहा, तो आपने देखा होगा केंद्र सरकार हो, राज्यों की सरकार हो, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उन सारे कामों को उस बीच में लोगों ने किया। जैसे ध्यान में आया कि भाई क्या कहते हैं,
फेस कवर लगाना है, मास्क लगाना है, तुरंत नहीं था तो फिर बनाने लोग लग गए। पीपी किट नहीं था, फिर लोग बनाने लग गए। फिर लगा कि अगर बीमारी लोग बहुत अधिक एक्सप्रेड कर गया तो दिक्कतें आएगी, तो वेंटिलेटर वगैरह का भी निर्माण शुरू हो गया। तो कहने का अर्थ है कि अगर लॉकडाउन ये नहीं करते तो क्या भयावह स्थिति पैदा होती। फिर आप देख रहे हैं ना दिल्ली जैसे जगहों की क्या हालत है, अखबार में रोज आ रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने हाथ खड़ा कर दिया, कहा दिया कि दिल्ली से बाहर वालों को हम नहीं देखेंगे। तमिलनाडु वगैरह क्या अनेक जो विकसित राज्य है, महाराष्ट्र वगैरह की क्या हालत है। तो अगर हम सावधानी नहीं बरतते, इसलिए ये कहना कि बहुत जल्दीबाजी में हो गया, इतना जल्दी नहीं करते, तो बहुत सारी चीज़ें इस बीमारी से लड़ने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी, क्या क्या करनी चाहिए, तो इन चीज़ों की तैयारी में भी समय लगता है। और अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी अधूरा है तैयारी। जैसे आप झारखंड में देखते हैं, क्वारंटाइन सेंटर जाके देखें, वहाँ से रोज़ शिकायतें आती है ना, वो मजदूरों को क्या कहते हैं, पानी नहीं मिलता है, खाना ठीक से नहीं मिलता है, कई किस प्रकार की शिकायतें। तो इतने दिनों जो लॉकडाउन हुआ कि हर राज्य सरकार तैयारी कर सके ठीक से, ताकि और इसके बाद मजदूर आए तो ताकि उनकी जांच हो सके, प्रॉपर उसका देखभाल हो सके। तो ये सारी तैयारी के लिए हमें लगता है कि इससे बढ़िया और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आपने कहा केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया वो सभी राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए सही था, लेकिन अभी की जो स्थिति है, बारिश का जो मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में ये त्रासदी और पांव फैलाएगा। ऐसे में झारखंड में जिस तरह से छूट दी गई हैं, 16 तारीख से पूरी तरह से छूट दे दी जाएंगी, कई जो दुकानें बंद हैं वो भी खोल दी जाएंगी, तो आपको नहीं लगता इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व भर में भारत चौथे नंबर पे आ गया है? नहीं, स्वाभाविक है, थोड़ी दिक्कत तो है, लेकिन जैसे चौथे नंबर बताए तो मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूँ। भारत की आबादी भी तो है, भारत से अगर कोई तुलना होता है तो चीन से हो सकता है। हम 130 करोड़ की आबादी के देश है, और उसमें अगर मरने वालों की संख्या, पेशेंट की संख्या, तो उसकी जो अनुपातिक आप देखेंगे तो हम काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब उसको तो देखने का और समझने का अपना अपना नज़रिया है। जहाँ तक अनलॉक्ड होने के बाद क्या क्या होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय जो लॉकडाउन जब तक रहा तो काफ़ी लोगों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, बताया जा रहा है। जैसे हम लोग ही पार्टी के कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसकी लोगों ने बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि नहीं नहीं ये लोग यहीं से रैली कर रहे हैं, तो रैली में सिर्फ सरकार की उपलब्धि हम लोग नहीं बता रहे हैं केंद्र सरकार की, साथ में उनको कोविड से, कोरोना से बचने के उपाय भी हम लोग उनको बता रहे हैं, जागरूक करेंगे भाई क्या करना चाहिए कार्यकर्ताओं को, कैसे हमें रहना चाहिए। क्योंकि आप बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, सब कुछ खुल रहा है, तो ये सारे दिक्कतें होगी, उसे हम कैसे सामना कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें बता रहे थे। हम समझते हैं कि आप लोग भी धीरे धीरे जागरूक होंगे तो और लोगों को पालन करना चाहिए उन आदेशों का, उन निर्देशों का। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जो साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, सारे लोग इस बात को बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, WHO बता रही है। तो अगर कोई इसको नहीं मानेंगे तो अपने आप अगर बीमारी को कोई बुलाएंगे तो उसको तो भगवान ही बचाएगा। तो हमें लगता है कि ये जो लॉकडाउन के कालखंड में ये सारे जो काम हुए हैं, और मुझे लगता है कि उससे समाज निश्चित रूप से लोग बचेंगे, तो इतना तो जरूर ध्यान दिया जाए। झारखंड के लगभग 10 लाख प्रवासी मजदूर जो बाहर के राज्यों में फंसे थे वो अपने घर लौटे हैं। ऐसे में सरकार का दावा है कि सभी लोगों को झारखंड में रोजगार दिया जाएगा। आपको ये कितना संभव लगता है? देखिए, सरकार को निश्चित रूप से कोशिश करना चाहिए, हालांकि ये कठिन काम है। और मैंने तो बार बार कहा है कि भाई इतनी बड़ी आबादी को शायद झारखंड में तुरंत रोजगार नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि रोजगार देने का भी ऐसे साधन होने चाहिए ना। आज इस प्रदेश के अंदर में इतनी सारी संख्या में एक तो किसान भी आए तो छोटे छोटे किसान हैं, कि बहुत बड़े बड़े जोतदार नहीं है, तो इस कारण से भी दिक्कतें आएगी। तो इसलिए आप सब लोगों ने ध्यान दिए होंगे कि हमने मुख्यमंत्री को पहले ही पत्र लिखा था कि भाई लोग आपाधापी नहीं करें, लोग दौड़े नहीं, भागे नहीं, डरे नहीं। तो हमने उस समय सरकार को पत्र लिख करके हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था कि भाई हमारे लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, आपके पास रिकॉर्ड है, आ चुका है सब जगह से।
जो अधिकांश लोग कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद में रहते हैं, सूरत में रहते हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। तो ये जो प्रमुख ऐसे पॉइंट थे, कुछ और भी जगह है, मैंने हमने कुछ जगहों का उल्लेख किया। भाई आप यहाँ से कुछ पदाधिकारियों को हवाई जहाज से वहाँ पहुँचा दीजिए और वहाँ लोग रहे और लोकल प्रशासन से मिल करके उनकी ये जो भूखमरी के समय, लॉकडाउन के समय, उनके घर घर तक अनाज पहुँचा दे, खाने के राशन पानी पहुँचा दे, ताकि लोगों को भय नहीं हो, लोग वहाँ से भागे नहीं। लेकिन सरकार ने सुनी नहीं। अब लोगों को लगा कि भाई आप कोई हमारे देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो फिर लोग पैदल चल पड़े। तो मेरा ये कहना था कि अब इतनी लोगों को तो नहीं दे सकते। जैसा देखेंगे फिर काम करने के लिए लोग गए कि नहीं गए। आज तो शायद मुख्यमंत्री गए हैं दुमका, कितना ट्रेन में हरी झंडी दिखाने के लिए। आखिर लेह और लद्दाख में लोग काम करने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। कई जगहों पर ऐसे ही फिर वापस लोग लौट रहे हैं जैसे जैसे सामान्य हो गए। तो हमने कहा कि भाई सरकार को क्या करना चाहिए, उन सारे जगहों पर, दिल्ली में हो, मुंबई हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, पूना हो, तो ये सारे ऐसे कुछ जगह है जो कलगड़ा हो, ये सब चुन करके वहाँ पर एक मजदूरों के लिए सुविधा केंद्र आप खोलिए वहाँ पर, और यहाँ से कुछ पदाधिकारियों को आप पदस्थापित करिए, ताकि वहाँ काम भी लोग करें और उनको लगे कि भाई हमारे को यहाँ भी देखभाल करने वाला है झारखंड से, और कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो तो उनकी आप मदद करने को रहते हैं। तो हमें लगता है फिर लॉकडाउन जैसे जैसे अनलॉक होगा, चूँकि वहाँ भी लोगों की, मजदूरों की ज़रूरत है और यहाँ के लोगों को भी काम की ज़रूरत है, तो सरकार को ये सब भी करना चाहिए। और उसके बाद मनरेगा का तो जो काम कर ही रहा है, खेती पर ध्यान देना चाहिए। उद्योग धंधा तभी होगी यहाँ पर जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो महत्वपूर्ण है, सड़कें हैं, रेल है, सारी चीज़ों तो है आज के तारीख में। लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम बिजली की व्यवस्था को यहाँ ठीक करें, और उसके लिए तो हमें लगता है 6 महीना में सब काम हो सकता है। ये बारिश में इधर खेती बाड़ी भी लोग करेगा तो ग्रिड, पावर सब स्टेशन सब बंद करके, यानी संचारण या वितरण की जो व्यवस्था है, इसको सरकार को ठीक करनी चाहिए। भारत सरकार ने उस मद में काफ़ी पैसे भी लॉकेट किया है, पैकेज दिया है। और हम बिजली तो पैदा नहीं करते, हम बिजली तो परचेज करते हैं बाहर से, नेशनल ग्रिड से कर रहे हैं, एनटीपीसी से कर रहे हैं, डीवीसी से कर रहे हैं। तो हमको तो करना ही है, यानी ट्रांसमिशन के जरिए हमको लाइन ठीक करनी है। आज हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, धानवार के क्षेत्र में, उसका एक ही मात्र कारण है, ग्रिड नहीं है। ग्रिड जो बना हुआ है अभी तक चालू नहीं हुआ है गिरिडीह में। तो हम ये कह रहे थे कि सरकार को एक रोड मैप बना करके और 6 महीना के अंदर में ये जो ट्रांसमिशन की, वितरण की जो सिस्टम है, इसको दुरुस्त कर देनी चाहिए। और इसको ठीक कर लेंगे तो छोटे मोटे उद्योग चल पड़ेंगे, सिंचाई की सुविधा वहीं से चल पड़ेगी, कृषि आधारित उद्योग वहीं से चल पड़ेगा। लोग खेती बाड़ी से उपजाएंगे तो कोल्ड स्टोरेज भी रखना होगा, तो बिजली से ही कोल्ड स्टोरेज भी चलता है, तो कई एक चीज़ें उससे निकल जाएगी। तो ये काम तो सरकार को करनी, तो इस पर इनको कुछ नहीं है। तो सरकार करे तो फिर रोजगार के सारे कुछ अवसर अपने आप पैदा हो जाएगा। आज बिजली नहीं है तो कौन यहाँ उद्योग धंधा लगाएगा। तो इस सब काम को तो करना पड़ेगा सरकार को। अगर जिस तरह से आपने बोला कि सरकार को ये सब करना चाहिए, हम अगर बात करें, आपने कहा कि अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए। अभी के जो हालात उत्पन्न हुए थे उसमें नोडल अधिकारियों को लगाया गया था, लेकिन प्रवासी संतुष्ट नहीं हुए। उनका कहना था कि हम शिकायत करते हैं, लेकिन वो सिर्फ ट्विटर पे जवाब मिल जाता है, लेकिन हम तक कुछ पहुँचता नहीं है। इसलिए तो हमने कहा ना कि अगर वहाँ पर उनको भेज देता और वहीं पर उनको बैठा के रखता, यहाँ बैठ कर लोग क्या कर रहे हैं झूठ मूठ का काम, तो यहाँ क्या है इसमें। वहाँ बैठते हैं सुविधा केंद्र में, और कई एक समाज सेवी भी होते हैं, उनको भी वहाँ जोड़ देते जो वहाँ लोग काम करते, तो फिर काम चल पड़ता। आप उनके ऊपर भरोसा तो करिए, यहाँ भेजिए, इनको बैठाएगा, रखे क्यों ऐसी रोग। अगर लोगों को भेज देता तो सब काम हो जाता, नहीं होता ऐसा कैसे। आखिर डॉक्टर काम कर रहे हैं कि नहीं, नर्स काम कर रहे हैं कि नहीं, सिपाही काम कर रहे हैं कि नहीं, पत्रकार लोग घूम घूम करके रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये अफसर क्यों नहीं जाते वहाँ। तो सरकार को करना चाहिए, करने की इनकी इच्छा होनी चाहिए थी। अगर आप सत्ता में आते हैं और जो स्थिति बनी हुई है, अगर ये जस की तस रहती है, तो आपकी जवाबदेही क्या होगी? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि जहाँ है नहीं उसके बारे में हम कुछ नहीं कहूँगा।
हाइपोथेटिकल प्रश्नों के उत्तर का कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि ये आज तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो आज समस्या मैं देखता हूँ, आज सरकार को क्या करना चाहिए, मैं इतना ही मैं आज बोल सकता हूँ। राज्यसभा की अगर बात करें, जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं, बिल्कुल, संख्या बल बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के पास 26 विधायक हैं। आपके आजसू ने स्पष्ट रूप से कह दिया है, तो ऐसे ही 28 है। फिर और जैसे अमित यादव, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और हमें लगता है कि वो देंगे पार्टी को। तो हमारे पास पर्याप्त संख्या है। तो कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके, और झारखंड में जब जब चुनाव में सब गड़बड़ियाँ होती रही है, तो हमें लगता है कि सब गड़बड़ी जो खरीद फरोख्त बाकी सब इन्हीं लोगों की पैदाइश है। शुक्रिया बाबूलाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ बात कर रहे थे। हमने बताया था कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं, साथ ही विधानसभा और चुनाव आयोग भी आमने सामने है। आपने देखा कि बाबूलाल मरांडी का प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को लेकर भी दर्द छलका है। उनका कहना है कि अगर वो बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मैं प्रियंका मिश्रा, एबी न्यूज, रांची। आज जरूर तकलीफ होता है उन दोनों के हालात को देखकर।